हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 सॉइल मैकेनिक्स का। तो पिछले दो लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ डिपॉजिट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। अब कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कि जब भी हमारे पास नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होती है उसमें क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है विद डेप्थ बट वाटर कंटेंट एंड अनरेन स्ट्रेंथ डिक्रीज। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो जब भी हमारे पास इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड क्ले, इसमें क्या होता है, देखो एक तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, effective stress or and effective stress is undrained strength ये विद डेप्थ क्या होता है, डिग्री इंक्रीज होता है विद डेप्थ डेप्थ इंक्रीजेस बट जो हमारे पास वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट वो वाटर कंटेंट डिक्रीजेस विद डेप्थ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वाटर कंटेंट इंक्रीज नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड रेन इंक्रीजेस विद ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए कह रहा है कि अब द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब क्या हमें कहना है कि इनमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। कह रहा है कि इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, देखो इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस से इंक्रीज होता है साइज पार्टिकल्स, एज इंक्रीजेस द साइज पार्टिकल इंक्रीजेस। जब भी साइज पार्टिकल इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग भी इंक्रीज होता है। देखो इससे हम सॉइल ग्रेडिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, इज रेयरली मोर देन 30 डिग्री फॉर फाइन ग्रेड सॉइल। देखो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो जो ये है ना, इज रियरली मोर देन 30 डिग्री फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, ये भी क्या है करेक्ट। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि इट इज लिमिटेड टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, बट इन केस ऑफ रॉक, इन केस ऑफ रॉक इट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके सर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, देखो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ निकालने के कितने टेस्ट है। एक तो है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, कि हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे डायरेक्ट शेयर टेस्ट। दूसरा है हमारे पास ट्रायएक्सियल टेस्ट, ट्रायएक्सियल टेस्ट। अब इसी का एक स्पेशल केस है, उसको हम कहते हैं यूसीएस टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारे पास ट्रायएक्सियल टेस्ट है वो दो स्टेज में होता है। एक तो होता है कन्फाइनिंग स्टेज, उसको सेल प्रेशर भी कहते हैं, कन्फाइनिंग या सेल प्रेशर। दूसरा होता है डिविएटर स्ट्रेस, डिविएटर स्टेज, ये सेकंड स्टेज होती है। जो यूसीएस एक स्पेशल केस किसका है, ट्रायएक्सियल टेस्ट का, और उसमें जो एक कन्फाइनिंग प्रेशर होता है ना वो जीरो होता है, कन्फाइनिंग इज जीरो। हाँ
कन्फाइनिंग इज जीरो। अब जब कन्फाइनिंग जीरो है तो आपको पता है कि इसमें हम सैंड सैंड तो नहीं उसकी कंप्रेस रंगत नहीं निकाल सकते, क्योंकि सैंड को कन्फाइनिंग के लिए कुछ कन्फाइन एक तो एक जगह हमें कन्फाइन करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्फाइन प्रेशर लगाना। जब हमारे पास सैंड में अगर कन्फाइन ना हो तो क्या हो जाएगी, वो ढह जाएगी। तो ये टेस्ट सिर्फ किस में एप्लीकेबल है? दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले। क्या? सॉफ्ट सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले। अब कह रहा है कि हमारे पास अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ इज, देखो मैंने पहले कहा ये क्या है, ये हम क्ले के लिए यूज करते हैं। जब क्ले के लिए यूज करते हैं और एक ही स्टेज इसमें होती है तो ये अंडरइन टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें पानी हम पास नहीं होने देते। अब कह रहा है कि a cylinder, next question, a cylinder specimen of saturated soil failed under an axial stress, किस स्ट्रेस पे फेल हुआ? 100 kilonewton per meter square when it was laterally unconfined। को confining pressure यहाँ पर क्या है? confining pressure जीरो है। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? यूसीएस। अब कह रहा है कि द फेलियर प्लेन इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45, और कह रहा है कि थीटा कितना है फेलियर प्लेन से? एंगल बना रहा है 45 डिग्री। अब कह रहा है कि अब हमें एक तो कोहेजन निकालना है एंड फाई निकालना है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब सी, हमें पता है सी, जब भी हम यूसीएस टेस्ट करते हैं ना, मैं पहले एक फॉर्मूला आपको, ये जनरल फॉर्मूला तो पता होगी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ये अब हमें एक तो पता है कि जो कन्फाइनिंग प्रेशर है ये जीरो है, और जब कन्फाइनिंग प्रेशर जीरो है तो जब ये टर्म जीरो हुई तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी? जीरो। तो सिग्मा 1 किसके बराबर आएगा? 2c tan 45 प्लस 5/2। अब 5 भी क्या है, क्योंकि यूसीएस टेस्ट किस लिए एप्लीकेबल है? सॉफ्ट सैचुरेटेड के लिए। तो 5 भी क्या आएगा? जीरो। जब भी वैल्यू जीरो आ जाएगी, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2c। क्या जाएगा? 2c। ये फॉर्मूला है। अब ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है? c। तो कैसे निकालेंगे? c इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, वो क्या आएगा? 50, मगर आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट हमें निकालना है एमपीए में। तो हम क्या करेंगे? 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम में 10⁻⁶, 3 जीरो इससे, तो 3 जीरो तो आ जाएगा 0.05 एमपीए। अब हमें क्या 0 पॉइंट, यहाँ पर दो ऑप्शन में 0.05 इसमें भी है इसमें भी है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? 5। तो हमें पता है थीटा किसके बराबर होता है? tan 45 प्लस 5/2 होता है ना, 45 प्लस 5/2। अब एक मिनट, थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2 होता है, tan नहीं होता है। तो जब हमारे पास गिवन क्या है? थीटा भी गिवन है 45, तो ये क्या जाएगा? 45 प्लस 5 तो हमें निकालना है 2, ये और ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, तो 5 आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अभी भी यूज ऑन ए क्ले स्पेसिमेन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम क्या है? v, लेंथ है l,
अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट फेलियर इज इक्वल टू ए वन प्लस ई नॉट एप्सिलॉन। बट हमें किस टर्म में निकालना है, वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस ए को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू एल डिवाइड बाई नीचे भी इसको अलग को एल ये माइनस है, तो एल माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। अब ये आ जाएगा वी एल माइनस ई की फॉर्मूला क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, ये होता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू ये एल कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बी डिवाइड बाई एल माइनस डेल्टा एल। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एंगल दैट कॉलम्स फेलियर एनवेलप मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल कॉल्ड। ये तो सबको पता है कि उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जिसको हम पाई कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन triaxial compression test on a soil specimen the intermediate principal stress is equal to, देखो हमें पता है एक तो होता है सिग्मा वन, एक होता है सिग्मा थ्री, ये होता है मेजर, ये होता है माइनर। इसी माइनर माइनर क्या होता है, इक्वल टू इंटरमीडिएट। तो ऑप्शन इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब कह रहा है कि इफ अ कोहेसिव, क्या है, इफ अ कोहेसिव सॉइल स्पेसिमेन इज सब्जेक्ट टू वर्टिकल कंप्रेशन, vertical compression load, compressive load, the inclination of the crack to the horizontal, इस हॉरिजॉन्टल से कितना क्रैक बनेगा, तो वो आता है 45 डिग्री। क्या आता है, 45 डिग्री। Now select the correct statement. पहला है, in a direct shear box test the failure plane is predetermined। देखो पहले मैं एक ड्रॉबैक्स लिखूंगा जो इम्पोर्टेंट, ड्रॉबैक्स ऑफ shear box test। देखो पहला, it is only applicable for cohesionless soil। दूसरा, the failure plane is predetermined। एक प्लेन होता है फेलियर प्लेन जो पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है। तीसरा, इसमें क्या है, स्ट्रेस इज नॉन यूनिफॉर्म। चौथा इसमें वी कांट मेजर पोर वाटर प्रेशर। पांचवा, वी कैन नॉट मेजर पोर वाटर प्रेशर। और इसमें क्या है कि हाँ, हम सिर्फ वी ओनली मेड अनरेन कंडीशन। इसमें खाली अनरेन कंडीशन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कंडीशन। ये आप 5 चीजें याद रखो इसके ड्रॉबैक। और जो इसके ड्रॉबैक है ना, ये सारे फुलफिल किसने किए, फुलफिल्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट। अब कह रहा है कि हाँ ये तो ठीक है,
ये तो ठीक है। Better control is achieved on the drainage on a soil in an triaxial compression test. ये भी तो ठीक है। Stress distribution on failure plane in case of triaxial test is uniform. ये भी ठीक है क्योंकि डायरेक्शन। UCS compression test can be carried on out of all soils. नहीं, मैंने कहा था UCS किसके लिए खाली है? क्ले के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर इसने इनकरेक्ट नहीं लिखा है, सिलेक्ट इनकरेक्ट होगा क्योंकि तीन ऑप्शन तो ठीक है, ये होगा यहाँ पर इनकरेक्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए शेयरिंग स्ट्रेस इज जीरो ऑन टू प्लेन। देखो शेयरिंग स्ट्रेस क्या है? जीरो on two planes. Then the angle between the two planes, जब shearing stress zero है तो angle between two planes क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अब next question. In the triaxial compression test, the application of additional axial stress जो deviate होता है on the soil specimen produces shear। देखो जब भी हम ट्रायंगल की बात करें, इसमें मैंने कहा था दो हम स्टेज में लगाते हैं। एक तो होता है सेल प्रेशर, उसको कन्फाइनिंग प्रेशर भी कहते हैं, दूसरा होता है डिविएट। देखिए जो सेल प्रेशर होता है ना वो ऑल अराउंड से लगता है। जो डिविएटर स्ट्रेस है ना वो हर किसी प्लेन पे लगता है एक्सेप्ट किसके? मेजर एंड माइनर प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, माइनर, प्रिंसिपल प्लेन। तो एक तो मेजर कौन सा होता है? वर्टिकल प्लेन। माइनर कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। तो दिस इज प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस ऑन, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस क्या होता है? ऑन प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेस इज जीरो। तो इसीलिए ये तो हर किसी प्लेन पे लगता है एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्योंकि वो क्या होते हैं? मेजर प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, माइनर और मेजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट व्हेन ड्रेनेज इज अलाउड। देखो पहले स्टेज में ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज इज अलाउड। जब ड्रेनेज इज अलाउड इसको हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड। अब कह रहा है कि दूसरे स्टेज में नॉट ड्यूरिंग द सेकंड। अब सेकंड में ड्रेनेज इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो इसको कहते हैं अनड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन्ड कंडीशन। तो क्या आएगा? कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। देखो इसके एक तो होता है सीडी, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। दोनों स्टेज में क्या है? बोथ स्टेजेस drainage is allowed, both stages drainage is allowed। फिर आता है CU टेस्ट। इसमें यही है कि पहले स्टेज में नहीं, पहले स्टेज में अलाउड है, दूसरे स्टेज में नहीं है। फिर आता है UD टेस्ट। UD क्या होता है? अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। UD कोई टेस्ट है ही नहीं, ये बात याद रखना। इसलिए मैंने लिखा ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं। इसमें है एक तो है
यूली यू टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड। ये याद रखना कि यूली कोई टेस्ट है ही नहीं, तो ये कोई टेस्ट है नहीं। तीन है खाली, एक तो है सी डी, सी यू और यू। When a sample of sand is shared under undrained condition, देखो जब भी हम किसी सैंड को शेयर करते हैं अनड्रेन्ड कंडीशन, तो याद रखना उसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब द रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब्ड शियर स्ट्रेंथ टू रीमोल्ड, ये क्या होता है? ये सेंसिटिविटी होता है, सेंसिटिविटी। इन अब कह रहा है कि इन कोहेसिव सॉइल्स अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, अगर कोहेजन लेस सॉइल के लिए बोला गया होता कोहेजन लेस, तो ये आता है इक्वल टू 1। अब कोहेसिव सॉइल के लिए पूछा है तो आता है 16। तो क्या आता है 16, तो ग्रेटर देन 1 इज द राइट आंसर। इसको हम कहते हैं, जब 16 आएगा इसको हम कहते हैं क्विक, मतलब ये अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। ये होते हैं इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायंगल टेस्ट, फर्स्ट स्टेज में व्हेन द सेल प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.10 टू, देखो 0.10 टू 0.26 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और कह रहा है कि पोर वाटर प्रेशर भी क्या इंक्रीज हुआ है 0.07 से लेकर 0.15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब कह रहा है कि स्कैम्पटन पोर प्रेशर ऑफ पैरामीटर बी निकालो। किसका कह रहा है कि बी? तो जब बी निकालना तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है? डेल्टा यू वर्ड सिग्मा 3, ये फॉर्मूला। हम पहले निकालेंगे यू निकालेंगे हम 0.15 माइनस 0.07, कितना आता है? वो आता है 15 माइनस 8, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.16, तो ये क्या आता है? ये आता है 0.5। 0.5 इज द करेक्ट आंसर। अभी हमें पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसिटिविटी कहता है, तो ये क्या होता है? अनडिस्टर्ब्ड बाय रीमोल्डेड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब कह रहा है कि रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर assumes that the बैग will fall। देखो पहले अगर हम assumption की बात करें, assumption पहले soil is dry and cohesionless, दूसरा soil is in the state of plastic equilibrium। तीसरा आता है the wall is vertical and smooth, means without friction। हाँ, without friction। चौथा soil is homogeneous, linearly elastic and isotropic and semi-infinite, semi-infinite मतलब कि
एक डायरेक्शन में तो ये फाइनाइट है, बट इन द नेक्स्ट डायरेक्शन इट इज इनफाइनाइट, तो उसको हम कहते हैं सेमी इनफाइनाइट। तो इसको मैं करता हूँ इरेज। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो अब रैंकिन थ्योरी ऑफ बैक फिर इज वर्टिकल एंड स्मूथ। कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर लूज साइड हैविंग एंगल ऑफ इंटरनल, हमें क्या निकालना है के। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होती है, 1 माइनस साइन पाई 30, पाई कितना है 30, 1 प्लस साइन 30। तो ये क्या आता है, ये आता है 1/3। कह रहा है कि द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस in an element of cohesionless soil within the backfill of a retaining wall is, क्या होता है। देखो दो केस हम करते हैं, एक पहला आता है एक्टिव स्टेज, एक्टिव। इसमें जो मेजर प्रिंसिपल होता है ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है कौन सा वाला, वर्टिकल वाला सिग्मा वाला। जो माइनर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। बट इन नेक्स्ट केस पैसिव स्टेज में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, क्योंकि के ए प्लस के बी इक्वल के डिवाइड बाय के बी इज इक्वल टू 1। इसमें जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, और वर्टिकल होता है माइनर। अब इसने क्या कहा है कि द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एलिमेंट of cohesionless soil within the backfill of retaining wall is vertical if the soil is in active stage, या vertical if the stage is passively, passive में horizontal होता है, active में vertical होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब सीधे कहता है कि passive earth pressure in a soil mass is proportional। देखो passive earth pressure कह रहा है PA, वो क्या होता है के ए सिग्मा बी होता है ना, यही। अब ये के ए होता है ना, ये होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, जिसको हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन पाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके। अब कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ कोहेसिव ऑन ए सॉइल इज। अब देखो मैं आपसे डिस्कस करूंगा पेन क्या इन एक्टिव स्टेज, इन एक्टिव स्टेज द इफेक्ट ऑन कोहेजन, वो क्या करता है, वो जो हमारे पास पैसिव या एक्टिव, एक मिनट, एक्टिव जो हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है। कितने से करता है, वो करता है एक्टिव पीए इज इक्वल टू के ए सिग्मा बी माइनस 2c अंडर रूट के। इतने से क्या करता है उसको 2c अंडर रूट के से रिड्यूस करता है। बट इन केस ऑफ पैसिव स्टेज विद कोहेजन द अर्थ प्रेशर विल इंक्रीज। क्या करता है, जो अर्थ प्रेशर होता है ना, ये पी ये क्या करता है, किससे करता है 2c अंडर रूट के से इंक्रीज करता है। तो एक्टिव में रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस, और इसमें इंक्रीज
increases. अब कह रहा है कि reduces both तो नहीं आएगा, increases the active, ना active को increase नहीं करता है, reduces the active but increases the passive, तो option number C is the correct. अब coefficient of earth pressure at rest is, तो समझो पहले हमारे पास आता है K O, ये होता है earth pressure at rest, फिर आता है K, ये आता है एक्टिव earth pressure, एक्टिव earth pressure, फिर आता है Kp, passive earth pressure. अब कह रहा है कि इनमें से कौन कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, अब हमें क्या निकालना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो सबसे बड़ा होता है Kp, पैसिव अर्थ प्रेशर, क्या होता है सबसे बड़ा, फिर होता है K नॉट एट रेस्ट, Kp से थोड़ा कम होता है, फिर एंड में सबसे छोटा होता है एक्टिव वाला। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इज लेस देन एक्टिव, नहीं लेस देन तो नहीं, ग्रेटर देन एक्टिव बट लेस देन पैसिव। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। हाँ, द क्रिटिकल हाइट ऑफ एन अनसपोर्टेड वर्टिकल काइट, आपको पता है कि हमें इन एक्टिव स्टेज रिड्यूस किससे होता था, 2c अंडर रूट के, इससे होता था ना। जब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं ना इन केस ऑफ कोहेजन, तो ये आता है ऐसे, रिड्यूस कितने से होता है 2c अंडर रूट के, बट इधर तक जाता है इसकी इंटेंसिटी बराबर, ये और ये ट्रायंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेप्थ या हाइट ऑफ या हाइट ऑफ अनसपोर्टेड वर्टिकल कट, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी 0 होती है, यहाँ पर 0 वर्टिकल कट। और जो ये होता है ना, ये होता है, वैसे अगर मैं आधे की बात करूँ वो होता है 2c अंडर रूट गामा, 2c डिवाइडेड बाय गामा अंडर रूट के। बट जब हम पूरी डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट को कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है ट्वाइस z नॉट, तो वो कितना आएगा, z नॉट हमारा 2c गामा अंडर रूट के, तो ये आ जाएगा 4c गामा अंडर रूट के। तो यही 4c गामा, ये के क्या होता है, के होता है tan 45 प्लस 5/2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ये, आई थिंक सी वाला, क्योंकि नीचे है ना, cot 4c cot 45 प्लस 5/2, वेट आई विल सी। हाँ, ये आएगा। अब कह रहा है कि टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल। देखो, जिससे मैंने एक वॉल बनाया, अब आपको पता है इसकी डायग्राम कैसे बनती है, प्रेशर डायग्राम। अब हम टोटल लेटरल अर्थ, ये क्या होता है, ये होता है Ka गामा H होता है ना, और ये क्या होता है 0। अब जब हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे हम, एवरेज निकालेंगे यार। ट्रायंगल क्या क्या होता है, 1/2 बेस इनटू, ये H है,
डेप्थ h है, h इंटू के ए गामा h। और स्ट्रेस कितना है, देखो 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये आता है, क्या आता है, प्रेशर आता है। तो ये आएगा 1/2 गामा के एच स्क्वायर। तो किसके बराबर आया, एच स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ डेप्थ ऑफ सॉइल। आया समझ में? एरिया प्रेशर, एक मिनट, स्ट्रेस प्रेशर एरिया, सर यहाँ पर मैंने गलत लिखा, ये होता है टोटल अर्थ प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर होता है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेसिव सॉइल्स आर, जो कोहेसिव सॉइल्स होती है, गुड फॉर बैकफिल बिकॉज ऑफ लो लेटरल प्रेशर, गुड फॉर बैकफिल बिकॉज हाई शियर स्ट्रेंथ, हाई शियर स्ट्रेंथ तो नहीं होती है, गुड फॉर बैकफिल बिकॉज लार्ज लेटरल प्रेशर, ना पुअर, ये क्या होती है, पुअर फॉर बैक। चलो अब कहता है कि which of the following earth pressure theories is directly applicable of bulkhead। देखो bulkhead के लिए रैंकाइंस भी होती है और कूलम्स भी होती है, तो both is the correct। अब कह रहा है कि देखो देखो पहले आता है कि इसके बारे में कंसेप्शन, जो पहला आता है इनफाइनाइट, क्या आता है, इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप में जो फेलियर होता है, फेलियर होता है एज स्लाइडिंग मास, but in finite slope, या इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन फेलियर, ट्रांसलेशन फेलियर। अब जो इसमें फेलियर होता है ना फाइनाइट में, ये होता है रोटेशन फेलियर, रोटेशन फेलियर। और इसी में हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट स्लोप दिखाते हैं। देखो इसको हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस। और इसको हम कहते हैं टो, क्या कहते हैं, टो। और इसको हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस। अब जब हमारे पास फेस पे अगर फेलियर हुआ, तो जो बीटा हमारे पास होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 53। और जो डी क्या होता है, ग्रेटर देन। अगर टो फेलियर हुआ तो बीटा क्या आता है, ग्रेटर देन 53, बट जो डी एफ आता है वो 1 के बराबर आता है, इज इक्वल टू 1। ये आता है ऐसे आता है। अगर बेस फेलियर हुआ तो जो बीटा है वो लेस देन 53 डिग्री के बराबर आता है, और जो डी एफ है वो ग्रेटर लेस देन 1 आता है। तो हमारे पास बेस फेलियर पूछा है तो लेस देन 1 आएगा, बेस फेलियर। हम बेस फेलियर में ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, इसमें क्या है, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 बेस में।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ग्रेटर देखो फेज में है क्या है, 0 से लेकर 1 तक, 2 में है DF 1 के बराबर और बेस में है ग्रेटर देन 1। अब आते हैं बेस फेलियर ऑफ प्लेन फाइनाइट स्लोप। देखो अब मैं इसी में समझाता हूँ। देखो फेस फेलियर तब आता है जब टो से नीचे मिट्टी वीक हो और टो के ऊपर वीक हो। टो से नीचे स्ट्रॉन्ग सॉइल हो और टो के ऊपर अगर वीक है तो फेस फेलियर देखने को मिलेगा। अगर टो से नीचे वीक है तो हमें कौन सा फेलियर दिखेगा, बेस फेलियर। यही कह रहा है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि बेस फेलियर कब अकर होगा, when soil is below the level of toe is strong। नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो बेस फेलियर नहीं आएगा। occurs when there is a relative weak zone in upper part, नहीं upper part नहीं, occurs when the soil below the toe is relatively soft and weak। correct answer is this। अब कहता है बिशॉप्स मेथड ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस assumes। देखो पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस। पहला आता है बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। तो पहला आता है हमारे पास स्वीडिश मेथड। दूसरा आता है फाई एनालिसिस मेथड, या फाई मेथड भी कह सकते हैं। तीसरा आता है फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड या फ्रिक्शन या फ्रिक्शन सर्कल मेथड। ये बेस्ड ऑन होता है टोटल। अब बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, तो इसमें पहला आता है ये बाइशॉप्स मेथड और आता है टेलर्स मेथड। टेलर्स मेथड क्या होता है, टेलर्स मेथड। तो ये होता है CD के लिए वैलिड और ये होता है UU और CU टेस्ट के लिए। बस अब बिशॉप मेथड स्टेबिलिटी एनालिसिस मोर कंजर्वेटिव नहीं, ये मोर कंजर्वेटिव नहीं होता है। नेग्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाउनस्लाइड ऑफ स्लाइसेस नहीं। जो हमारे पास बिशॉप मेथड होता है वो एज्यूम करता है द स्लिप सरफेस एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अलोएबल बेयरिंग प्रेशर फॉर फाउंडेशन डिपेंड्स अपॉन। जो अलोएबल होती है वो डिपेंड करती है एक तो बोथ सेटलमेंट पे भी और बेयरिंग कैपेसिटी पे भी। तो सी इज द करेक्ट। हाँ, according to the Terzaki's theory, the ultimate bearing capacity at ground surface for a purely cohesive soil for a smooth, देखो आपको पता होगी फॉर्मूला, QU CNC plus gamma DL NQ plus 0.5 B gamma N gamma। ये क्या है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की फॉर्मूला है। अब कह रहा है कि जो हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी एट ग्राउंड फॉर, मगर ये किसके लिए, फुल सॉइल। अगर हमारे पास कोई सॉइल के लिए है क्या है, तो जो हमारे पास NQ N गामा और NQ N गामा और NC इनके वैल्यू आते हैं, NC हाँ, और C का NC हाँ, NQ का आता है 0, N गामा का आता है 1 और N पाई भी क्या आता है 0। NC इसमें आता है 5.7। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है,
फॉर अ प्योरली कोहेसिव सॉइल हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से तो क्यू यू बराबर आता है इसमें 5.7 सी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब कह रहा है कि द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो कह रहा है कि नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, जब इसने कहा ना कोहेसिव सॉइल प्योरली कोहेसिव, तो कोहेसिव सॉइल is independent of both depth and width। ना ही डेप्थ पे डिपेंड करती है, ना ही अगर कोहेजन लेस इसने कहा होता तो वो डिपेंड करती है विड्थ पे। क्या करती है? विड्थ पे डिपेंड्स, बट इसने कहा था कोहेसिव सॉइल, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि द राइज ऑफ वाटर टेबल बिलो द फाउंडेशन इन्फ्लुएंसेस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मेनली। एक तो क्या करती है, जब भी वाटर सरफेस जब भी ग्राउंड सरफेस इंक्रीज करता है तो हमें पता है कि हमारे पास एक सॉइल की क्या होती है, बल्क डेंसिटी। जब इस पे पानी चला जाता है ये सबमर्ज कंडीशन में बनता है। क्या बनता है? सबमर्ज कंडीशन में। हमें पता है कि गामा बी इज ग्रेटर देन गामा। तो एक तो इफेक्टिव वेट यूनिट वेट क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? रिड्यूस द इफेक्टिव वेट। और ये एंगल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टिंग ऑफ शेयरिंग को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो इफेक्टिव यूनिट वेट भी डिक्रीज करता है और एंगल। अब टेरेसा की जनरल बेयरिंग कैपेसिटी जो मैंने कहा था ये थ्योरी, अब इसमें ये क्या होती है? मैंने कहा था उधर मैंने क्या लिखा था? क्यू यू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है। तो इट इज द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो ये एन गामा, ये होता है एन सी और एन फाई। ये क्या होता है? बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, और ये डिपेंड ऑनली करते हैं फाई पे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे। आगे क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक ही क्वेश्चन। टेरेसा की बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर ये क्या है इधर? ये है एन फाई, ये है एन क्यू, और ये है एन गामा। तो ये किसके फंक्शन होते हैं? इट इज द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली। अब आता है जब भी हम प्लेट लोडिंग टेस्ट करते हैं, जो प्लेट हम चूज करते हैं वो बिटवीन 300 से लेकर 750 mm तक होती है। अब सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब bearing capacity of soil depends upon the amount and direction of load. Bearing capacity of soil depends on the type of soil. Bearing capacity of soil depends upon shape and ये भी होता है। Bearing capacity of soil is independent of rate of loading. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें कि ये डिपेंड नहीं करता है किस पे? डायरेक्शन पे, टाइप ऑफ सॉइल पे भी करता है, साइज पे भी करता है, और इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ लोडिंग के। ये भी करेक्ट है क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ी थी CNC गामा डी, इसमें से डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इसमें कोई सा भी फॉर्मूला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज इनकरेक्ट। अब एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि S600 mm square bearing plate, ये क्या है? bearing plate settles by 15 mm in plate load test. cohesion less, देखो ये important किसके लिए है? cohesion less। तो cohesion less जब है तो ये डिपेंड करेगा width पे, depends on width। यहाँ पर फॉर्मूला फिर चेंज होती है। अंडर एन इंटेंसिटी ऑफ लोड कितना है? 0.2 mm, 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द सेटलमेंट ऑफ ए प्रोटोटाइप शैलो इज, प्रोटोटाइप शैलो फुटिंग का क्या है? फुटिंग 1 स्क्वायर मीटर अंडर द सेम इंटेंसिटी। 1 मीटर तो उसका है 1 मीटर स्क्वायर।
तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो इसके फॉर्मूला है, एक तो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट। क्या है? सेटलमेंट ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट डिवाइड बाय BF डिवाइड बाय मतलब विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट। अब आता है BB minus 0.3 width of footing minus 0.3। ये आता है इसका होल स्क्वायर शायद, हाँ इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको क्या करोगे, देखो SF कितना है, SF है, देखो SF ही हमें निकालना है। सेटलमेंट ये है 1 मीटर SF, और प्लेट का कितना है 0.15 0.15, और BF कितना है, विड्थ है फुटिंग की है 1 डिवाइडेड बाय 0.6 किसकी है, प्लेट की। अब 0.6 माइनस 0.3 1 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें ये सेटलमेंट निकालनी है SF, ये x है। हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगी, 19 समथिंग, तो ये इन बिटवीन है 15 mm और 25 mm की। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 300 mm स्क्वायर बेयरिंग प्लेट। देखो विड्थ ऑफ बेयरिंग प्लेट BB is equal to 300 mm settles by SV settles by 15 mm in a plate load test। intensity of load क्या है 0.2, को लोड भी क्या है 0.2 mm square Newton per mm square। The settlement of prototype shallow fouling 1 square meter 1 square। तो BF कितना है 1 मीटर अंडर द सेम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोहेसिव, तो ये डिपेंड नहीं करता, तो इसकी फॉर्मूला आती है SF डिवाइड बाय SP इज इक्वल टू BF डिवाइड बाय BB। तो SF कितना है, ये डन। हाँ, तो SF कितना है, SF है हमारा 1, नहीं SF तो पता ही नहीं है, तो प्लेट की है 300 mm 0.3 इज इक्वल टू विड्थ कितनी है, चलिए विड्थ ये है 15 mm, विड्थ है हमारे पास 300 और ये है 1000, ये x इंटू 15, तो ये और ये उड़ जाएगा 3 5 और तो ये क्या आ जाएगा 50 mm इज द करेक्ट आंसर। चलिए, rise of water table in cohesion-less soils up to ground surface reduces the net ultimate bearing capacity। जब भी वाटर राइज करता है हमें पता है क्या है कि जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती है, बट कितने परसेंट से, 50% से रिड्यूस होती है। कंटैक्ट प्रेशर बीनीथ, देखो जो हमारे पास एक कंटैक्ट रिजिड की पूछी है, मैं आपको सबके लिए बताऊंगा। देखो पहला हमारे पास आता है फ्लेक्सिबल। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास
सेटलमेंट आती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। बट जो कांटेक्ट प्रेशर होता है, कांटेक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म। अब इसमें पहला आता है हमारे पास क्ले या कोइसोसाइल जिसको हम कहते हैं। तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे आती है, पहले सेटलमेंट ऐसे और कांटेक्ट प्रेशर ऐसे। देखो जो हमारे पास में क्या सेटलमेंट साइड्स में जीरो होता है, क्या होता है जीरो, और कांटेक्ट प्रेशर तो सेम ही होता है, मैक्सिमम होता है बीच में। अब सैंड की करते हैं, सैंड में क्या होता है, सैंड में हमारे पास एंड पे जो सेटलमेंट आती है वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू मिडल, और कांटेक्ट प्रेशर तो सेम ही रहता है। ये सैंड की डायग्राम है, ये है सेटलमेंट की और ये है कांटेक्ट प्रेशर की। अब हम बात करते हैं रिजिड की। रिजिड में हमारे पास जो सेटलमेंट आती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म, बट कांटेक्ट प्रेशर इज नॉन यूनिफॉर्म। अब इसकी डायग्राम में इधर बनाऊंगा पहले क्ले के लिए। तो क्ले के लिए इसमें कैसी डायग्राम बनती है, सेटलमेंट तो यूनिफॉर्म होती है, तो क्ले के लिए ऐसे बनती है। कोइसोसाइल के लिए मोर एट एजेस और मिनिमम एट सेंटर। अगर हम सैंड की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे बनती है, सेटलमेंट तो यूनिफॉर्म है और ऐसे, मोर एट मिडिल एंड लेस जीरो एट एजेस। तो हमें क्या कह रहा है कि कोइसोसाइल के लिए है मोर एट एजेस एज कंपेयर टू मिडिल। तो थैंक यू वेरी मच। आज के 50 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, और मैंने थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी समझा लिया है। सो थैंक यू वेरी मच।